फैलेगा और भी लोग इसकी जद में आएंगे, क्योंकि शुरू ये मनीष सिसोदिया से हुआ था, लेकिन आपने देखा कि कैसे इसमें संजय सिंह का भी नाम आया कि उनके घर पर 1 करोड़ रुपए दिए गए, और अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी कहती है कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, और के कविता, ये सारे नाम धीरे धीरे पुलिस जांच में आते गए और आगे भी और नाम भी आ सकते हैं। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ईडी ने जो 7 दिन की रिमांड मांगी थी उसकी क्या वजह थी, और कोर्ट ने जो 4 दिन की रिमांड दी है वो क्या कह करती है? देखिए, जब 7 दिन की जो ईडी ने रिमांड मांगी थी उसके पीछे तो वजह उन्होंने यही बताई थी कि एक तो पासवर्ड जो फोन का लॉक है उसके लिए वो लगातार कन्विंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि वो शेयर करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उस पासवर्ड को हटाने के लिए, फोन से उसका डेटा रिट्रीव करने के लिए, इसके अलावा कुछ डिजिटल डेटा और भी है ईडी के पास। एग्जैक्टली क्या है, निश्चित क्या वो डिजिटल डेटा है, वो कोर्ट में बहुत खुल के नहीं बताया ईडी ने, लेकिन उसका भी एग्जामिनेशन चल रहा है। यानी उस डिजिटल डेटा से भी जो जानकारी निकलेगी उससे भी सवाल पैदा होंगे, जिनमें अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी उस डिजिटल डेटा के संबंध में। एक तो ये वजह है। दूसरा, कन्फ्रंटेशन, जैसे मैंने कहा कि कराना है, विरोधाभास होगा बयानों में, तो नया क्वेश्चन बनेगा दोनों आरोपियों के लिए, फिर पूछताछ की जाएगी, उसमें वक्त लगेगा। कोर्ट की एक वजह ये लग सकती है क्योंकि खुद जो इसमें पक्षकार हैं अरविंद केजरीवाल है, उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया ईडी रिमांड का, लेकिन फिर भी क्योंकि आने वाले दिनों में रमा छुट्टी है, कल 2 दिन कोर्ट बंद है, तो अब ये कोर्ट को बेहतर लगा कि कम से कम फिलहाल 4 दिन की ईडी कस्टडी दें 1 अप्रैल को, और स्थिति स्पष्ट होगी क्या ईडी उस काम को 4 दिन में पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, जिसके लिए उसे 7 दिन का वक्त फिलहाल चाहिए था। अगर स्थिति वैसी ही रहती है, कोई कॉपरेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं होता है, ये बात स्थापित कर दी है ईडी, और फिर कस्टडी मांगेगी, तो संभवतः कोर्ट फिर से एक बार कस्टडी 2 दिन 3 दिन की कस्टडी एक बार फिर दे सकता है। लेकिन ये 4 दिन कितने महत्वपूर्ण रहते हैं पूछताछ के लिए, ये इन सब बातों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी की जांच अभी तक पहुंची कहां तक है, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? देखिए, ईडी का ये कहना है कि उसने मनी ट्रेल स्टैब्लिश कर लिया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो कंपनीज हो, लिकर कंपनीज हो, चाहे वो राजनेता हो, दिल्ली में खासतौर से बैठे नेता हो आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब जैसा कि आप देखें कि गोवा की जो वहाँ की लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसको समन करके अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि मनी ट्रेल जो है उसमें चुनाव में अगर पैसा आया और वो खर्च हो गया, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है इमूवेबल मूवेबल, तो आप स्थापित कर सकते हैं कि ये चीजें खरीदी गई, लेकिन चुनाव में जब कैश लेन देन होता है उसको स्टैब्लिश करना एक पेचीदा मामला है। यही वजह है कि अभी ईडी ये कह रही है कि हमने ट्रेल पता लगा लिया है, लेकिन उसको एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में जो जांच जब पूरी आप मान लेंगे कि पूरी तरह खत्म हो गई, उसमें अभी भी वक्त है। हालांकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुई है अब तक आबकारी नीति में, तो ये आने वाले दिनों में और भी इस तरह से जांच जब आगे बढ़ेगी, नए नए तथ्य जुड़ेंगे, तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। अभी जांच चल रही है, जो ईडी जिस डायरेक्शन में जांच कर रही थी उसमें उसको काफी सफलता मिली है, लेकिन एक कंक्लूसिव एंड तक अभी पहुंचने में वक्त है। यही वजह है कि वो बार बार इन लोगों की जमानत का भी विरोध करती रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो या अन्य आरोपी हो, जो प्रभावशाली लोग हैं, क्योंकि जब ये कंक्लूसिव एंड तक पहुंच जाएगी तो जाहिर है फिर जमानत अभी तक जो रुकावट है वो इन्हीं वजहों से है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी है, इसके बाद गोवा के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी क्या भूमिका है वो भी अब जांच के दायरे में। बिल्कुल विकास, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं, वो गिरफ्तारी पर अपनी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी का इस बारे में क्या कहना है, ईडी ने इस बारे में क्या दलील पेश की है? देखिए, ईडी का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। जो पैसा आया, जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर भी जो आरोप हैं वो ये नहीं है कि उन्होंने वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। ईडी का ये कहना है कि ये पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी के पास आया जिसका इसने इस्तेमाल चुनाव के लिए किया। तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये नीति बनाई गई, ये विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, यानी कि सी
अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है नुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं, मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारे अंदर नहीं आती, LG साहब के अंदर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने की बात कही थी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। विकास, अभी हमने देखा सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या क्या बातें जो हैं अरविंद केजरीवाल ने वहां पर रखी, या जो उनके प्रश्न थे या जो उनकी दलीलें थी। क्या कुछ जवाब था ईडी का इन सवालों के बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिनका जिक्र भी हो रहा था, सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी थे, उनके बयान को लेकर था कि मेरे मुख्यमंत्री के तौर पर सबके स्टाफ के लोग आते थे, डॉक्यूमेंट्स लाते थे, और कौन व्यक्ति कौन सा दस्तावेज लाकर किसको दे रहा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन दर्जनों लोग आते थे अरविंद केजरीवाल के बचाव के। क्योंकि ईडी ने ये कहा कि सी अरविंद ने बताया है उनको कि मनीष सिसोदिया ने कुछ दस्तावेज दिए थे सीएम आवास पर पहुंचाने के लिए, एक्साइज पॉलिसी से संबंधित थे, ये अभी तक ईडी कह रही है। लेकिन इस बयान से अपना बचाव किया इन्हीं दलीलों के साथ कि मुख्यमंत्री के घर पर तमाम लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, उनका स्टाफ आता है, कौन क्या डॉक्यूमेंट लाता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करता है, ये इसके आधार पर मुझे ये आरोपी नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो उस मनीष सिसोदिया के जो सहयोगी है उनके बयान से अपने आप को दूर कर रहे हैं, अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। ईडी ने फिलहाल इन सब बातों पर कोई खास कमेंट नहीं किया। ईडी ने सिर्फ ये कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज कुछ अन्य खुलासे करने का भी दावा किया था पिछली बार, हालांकि वो खुलासा पब्लिक डोमेन में भी काफी दिनों से था कि एक खास व्यक्ति को, शरद रेड्डी को, क्यों इसलिए अप्रूवल बना दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ डोनेशंस दिए या उनके साथ रियायत बरत रही है ईडी के कारणों से। ये सारी बातें वो कोर्ट के सामने कह रहे थे। इनका ईडी ने विरोध किया और ईडी ने ये कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन आबकारी नीति से जुड़ी हुई है। शरद रेड्डी किस पार्टी को XYZ किसको कितना पैसा देते हैं ये इस कोर्ट का विषय नहीं है। ये जो पूरा बातें कही जा रही हैं कोर्ट में, ये सनसनी फैलाने के लिए हैं, ये मीडिया को सुनाने के लिए है, ताकि ये बात जनता तक जाए और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। ईडी आबकारी नीति की जांच कर रही है, उसमें शरद रेड्डी की क्या भूमिका है उस पर बात की जाए, ना कि वो इसके अलावा और क्या क्या कर रहे थे इन सब बातों को यहाँ उठाया जाए। तो ईडी का विरोध इस बात पर था कि एक जांच एजेंसी के तौर पर उसको पॉलिटिकल डिबेट में ना घसीटा जाए। इसके अलावा ईडी ने फिलहाल जो ये अरविंद केजरीवाल ने और जो बयान दिए, इन पर कोई बहुत खुलकर ईडी ने अपनी बात नहीं कही। ईडी ने सिर्फ यही कहा कि ये जो दावे कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर दावे एक फिक्शन है, ये ख्याली पुलाव है कि ईडी ने दस्तावेज छुपा रखे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित होती है। क्योंकि जैसा शरद रेड्डी या
MS आर जिनका नाम लिया गया, इन लोगों ने एक से ज्यादा बयान दिए हैं रमा। तो केजरीवाल आज ये कह रहे थे कि जो बयान इन पर दबाव डाल के बाद में लिए गए उनको तो ईडी कोर्ट को बता रहा है, लेकिन इससे पहले जो बयान उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर दिए थे उनको ईडी अपने पास दबा के बैठा है। जिस पर ईडी ने कहा कि इनको कैसे मालूम है कि पहला बयान क्या था, दूसरा बयान क्या था या चौथा बयान क्या है। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं और ये एक फिक्शन है जिसको ये यहाँ पर सनसनी फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो फ़ोन का डेटा है वो भी काफ़ी अहम होता है विकास, लेकिन जो फ़ोन का पासवर्ड है उसके बारे में वो कहते हैं कि उनको याद नहीं है। हालाँकि उनकी पत्नी की फ़ोन का डाटा ले लिया गया है। पासवर्ड क्रैक भी करेगी ईडी? बिल्कुल, ईडी ने यही कहा कि अगर आने वाले दिनों में सहयोग नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल और पासवर्ड उनका शेयर नहीं करते हैं तो इसको फिर उनको कोर्ट इसका क्रैक करवाना होगा और वो डेटा रिट्रीव करना होगा। तो अब तक कोशिश ईडी की ये थी कि ये काम सहमति से हो जाए, वो खुद से अपने आप ये दोनों फोन अनलॉक करके ईडी के हवाले कर दें, ईडी की कस्टडी में है, लेकिन फोन अभी तक अनलॉक नहीं हो पाए हैं। जाहिर है अगर यही स्थिति बरकरार रही तो उसको डेटा को ईडी आने वाले दिनों में डिकोड करके फोन को अनलॉक करके सारा डेटा रिट्रीव करेगा और उसके आधार पर फिर एक प्रश्नावली तैयार होगी और सवाल जवाब का दौर अरविंद केजरीवाल के लिए उस फोन के डेटा के आधार पर भी शुरू हो सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि फोन का जो पासवर्ड शेयर नहीं करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा सकता है, वरना जाहिर है वो कोई भी व्यक्ति कहते हैं फोन का पासवर्ड भूलता नहीं है, वो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ संदेह है, ये ईडी बार बार कह रहा है। बिल्कुल। और एक इसमें महत्वपूर्ण कड़ी पंजाब के जो आबकारी अधिकारी वो भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने दिल्ली की शराब नीति के लिए वहाँ के जो कारोबारी हैं उन पर दबाव डाला था, वो भी आज नहीं आए। देखिए ये सारी चीजें भी ईडी कार्यालय में पूछताछ की जो चल रही है इन सबको समन किया जा रहा है। गोवा से जो लोग बुलाए गए थे उनसे पूछताछ ईडी करेगी, पंजाब से जो बुलाए जा रहे हैं उनसे ईडी पूछताछ करेगी। आगे आने वाले दिनों में इन लोगों से क्या अहम जानकारी मिलती है वो भी इनके काम आएगी, ताकि और अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा ईडी कस सके। क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो पिछले 2 साल से जब बार बार समन भेजे गए, हाल ही में कुछ ही महीनों में 9 समन आए थे अरविंद केजरीवाल के पास, ईडी लगातार उनसे जांच में सहयोग की बात कर रही थी। किसी भी समन में हालांकि कभी भी उनको आरोपी नहीं कहा गया था, लेकिन जैसे ही के कविता को गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल अपने लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट करते रहे राहत पाने के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ईडी ने नकेल कसी और अब उनको आरोपी बना करके ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि ये की कॉन्स्पिरेटर हैं। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें जो बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी है। कन्वीनर होने के नाते पार्टी में कुछ भी उनकी सहमति या उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि चाहे वो सीएम है या नहीं है, इससे जांच एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। उनको वही कानूनी प्रक्रिया जी विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब हम आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस।